हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी सीयूटी की इस क्लास में। आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स डिस्कस करे थे। उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में और डिस्कस करूंगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा डिस्कस हो जाएंगे, तो आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीयूटी पूछ रहा है लास्ट 2-3 इयर्स में। तो एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। और उसके अलावा उससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व करे हैं, तो ऐसा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो एक जनरल चीजें कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से समझ में आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऐसे इक्वेशंस जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। तो उनकी ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ये अलग अलग चीजें हम इसको वन बाय वन सेपरेट कवर करने वाले हैं। मेथड की अगर मैं बात करूं तो भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देयर आर सम मेथड्स, है ना, लाइक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड हम अलग अलग मेथड को समझेंगे और फिर उनके सीखेंगे, क्योंकि भाई कैसे हमें इसको फास्ट तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इसके साथ साथ हमारा कैलकुलस का जो यूनिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और देन हम स्टार्ट करेंगे आपका वेक्टर और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो उसके बाद का पोर्शन होगा। तो वैसे 2 लेक्चर के अंदर अभी आपका ये चलने वाला है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले पोर्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट में रह गए थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the curve 4x square equal to y and y is equal to 4। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले 4x स्क्वायर को देखते ही ये बात पता चल रही है कि x की पावर यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये कर्व हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक रफ ग्राफ प्लॉट कर लूं, x की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा और पॉजिटिव है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 की बात करूं तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई लाइन हो सकती है आपके पास, ये हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 4 लाइन, ठीक है। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स 4x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना होगा? हमें ये वाला पूरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला है जो कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और y इज इक्वल टू 4। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट बोलूं, ये सेकेंड पार्ट बोलूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के एरिया को निकाल लूं जो कि हमारे पास इस लाइन और इस कर्व के बीच में है, और उसका डबल कर दूंगा तो हमको टोटल एरिया यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू 4 है, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू 4 रख देंगे यहाँ से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर x इक्वल टू प्लस 1। जब x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। और जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगी, तो 1,4। तो इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से लेकर के, ये कोई पॉइंट हमारे पास क्या है आपके x इक्वल टू 1, तो जीरो से 1 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जीरो से 1 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, कर्व हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अपर माइनस में लोअर, दैट इज माइनस में आपके पास 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर और इनटू में आपके पास है dx। ये जो एरिया हमने लिखा है ये सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले पोर्शन का एरिया है। हमें टोटल एरिया निकालना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एरिया यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा।
तो ये वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ x माइनस में आपके पास 4x क्यूब डिवाइड बाई आपके पास 3 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पर 0 रखने पर तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हम केवल 1 रखेंगे यहाँ से, तो 2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 रखने पर 4 और यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 1 रखने पर 4/3। ओके, 4/3। तो यहाँ से 4 3 जो 12 हो गया और 12 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू में 8/3, तो आंसर 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 यहां पर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोल सकता हूं, 4 इसका करेक्ट आंसर है। 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, चल नोट कर लीजिए, 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा। ओके जी, क्लियर है एवरीवन? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो कोनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ा है, लेटेस्ट रेक्टम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब किस टाइप का पैराबोला होगा आपके पास, मतलब राइट साइड में ओपन होगा। ठीक है, इस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये जो 4 यानी भी यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट a है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a हमारे पास, यानी कि अगर मैं a,0 की बात करूं तो a,0 ये हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल a, में 0 है, दिस इज फोकस। a, में 0 ये हमारे पास में क्या है, फोकस है। ठीक है, a, में 0 ये क्या है हमारे पास, फोकस है। तो y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax where a,0 is a focus, a,0 is a focus। is it clear? सिंपल। चलो, तो अगर मैं यहां से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट ए से पास करने वाली, इसको हम ये जो लाइन हमारे पास में है, ये हमारे पास लाइन कैसी है, x इक्वल टू ए लाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। दिस इज लेटस्ट रेक्टम, इसको हम लेटस्ट रेक्टम बुलाते हैं, जो कि फोकस से होकर के, पैराबोला के फोकस से होकर के पास करती है और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो बेसिकली यहां पर एक्स एक्सिस हमारे पास पैराबोला का एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटस्ट रेक्टम हो जाएगा, जो कि एक लाइन है x इक्वल टू ए। क्लियर है? जो कि क्या है हमारे पास, एक लाइन है x इक्वल टू ए। सबको क्लियरली विजिबल है? ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुछ कम लग रहा हो, है ना? थोड़ा सा लाइटिंग कम लग रही है तो मैं क्या ब्राइटनेस इंक्रीज करूं, एक बार चेक कर लेता हूं। आई थिंक ऑल गुड। थोड़ा सा अगर मैं इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करूंगा तो उस केस में ये व्हाइट जो बैकग्राउंड है ये टेक्स्ट ब्लर दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतना तो विजिबल है ही सबको। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला फॉरेस्ट एंड इट्स रिलेटेड रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ओके जी, चल, तो यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास में है 2 टाइम्स रूट ए इंटू में आपके पास रूट एक्स, नीचे वाला पोर्शन हमारे पास में है माइनस में 2 टाइम्स रूट ए इंटू में आपके पास रूट एक्स, है ना। 2 टाइम्स रूट ए इंटू में आपके पास रूट एक्स, ऊपर वाला पोर्शन 2 टाइम्स पॉजिटिव है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है। अगर हम केवल इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें और डबल कर दें, केवल हम ऊपर वाले पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें और डबल कर दें तो हमें टोटल एरिया आ जाएगा, यानी कि हम इसको एरिया निकाल सकते हैं 2 टाइम्स। अब देखिएगा, इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के इंटीग्रल लिमिट हमारे पास कहां तक हो जाएगी, a तक हो जाएगी। और कर्व हमारे पास में है 2 रूट ए इंटू में आपके पास रूट एक्स और इंटू में आपके पास यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू
y इज इक्वल टू 0 है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ से 2 टू द 4 हो जाएगा, रूट ए भी बाहर आ जाएगा और रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। अगेन नीचे पर भी 3/2 से यहाँ पर 2/3 बचेगा और यहाँ पर a और ये आपके पास 0। तो यहाँ से 4 टू जा 8 हो जाएगा, है ना। 8 रूट ए डिवाइड बाई यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा। ओके, और नोट करिएगा 8 रूट ए डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू a रखोगे तो a की पावर यहाँ से आपके पास 3/2 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 8/3, a का स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2, दैट इज a स्क्वायर। तो आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा? 8/3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। तो 8/3 स्क्वायर यूनिट विच इज द राइट आंसर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 8a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। 8/3 a स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? सिंपल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट में बात करते हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2y प्लस 3, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। रफ ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, x इक्वल टू 2y प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि x इक्वल टू हमारे पास 2y प्लस 3 है, यहां पर अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो उस केस में y की वैल्यू मेरे पास माइनस में 3/2 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 -3/2। और अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो हमको x की वैल्यू यहाँ से आपके पास में 3 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हम यहाँ से अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो x इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -3/2, है ना। -3/2, तो ये कोई पॉइंट है जहां पर 0, -3/2 है। और y इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 3 है, तो यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 कोई पॉइंट है। ठीक है, x इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3, तो ये 3 सॉरी यहां पर आपके पास 3, 0। तो बेसिकली कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसा बन जाएगा, मतलब अगर ऐसे प्लॉट करें, ये कुछ इस टाइप से हमारे पास ग्राफ यहाँ पर बनेगा। चलो, अच्छा अब क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू 0 मतलब कि हमारा y एक्सेस हुआ, दिस इज हमारा x इक्वल टू 0। ओके, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +1। तो यहां से अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू -1, देखो -3/2, तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा, है ना। -3/2 की बात करूं तो बड़ा हो गया। यहां से हो जाएगा हमारे पास ये कोई लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू +1 हमारे पास फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे ही बना दो ऐसे, ये हमारे पास लाइन हो जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है? हमें ये वाला एरिया फाइंड कर रहा है जो कि इधर पे इसके बीच में बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है इधर तक का। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इधर तक का एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारे पास ठीक है, इसको हम ये वाला पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके जी। y इज इक्वल टू -1 से लेकर के y इज इक्वल टू +1 के बीच में राइट माइनस में लेफ्ट। ठीक है, राइट माइनस में लेफ्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे पास राइट कर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास में लेफ्ट कर्व है। ठीक है, तो फटाफट से इंटीग्रेशन लिमिट यहां से हम ले सकते हैं आपके पास y इज इक्वल टू -1 से y इज इक्वल टू आपके पास में +1 तक। डन। और x इक्वल टू हमारे पास में 2y प्लस में 3 है, 2y प्लस में 3 है, इनटू में आपके पास यहाँ पर dy हो जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 2। देखो ये पूरा राइट में है, इधर पे ये लेफ्ट में है। ठीक है, तो 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस में आपके पास 3 टाइम्स y
अपर कर्व यहाँ पर 1, लोअर कर्व यहाँ पर -1 हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 पुट करोगे तो यहाँ से 1 प्लस में 3 आएगा। उसके बाद -1 पुट करोगे तो यहाँ से 1 माइनस में 3 आएगा आपके पास, और इधर से कैलकुलेट करने पर 3 + 1 4 हो गया, और -2 से ये हमारे पास +2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी 2 करेक्ट आंसर है। द 6 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका मेरे ख्याल से 2022 में आया है ना? आई थिंक 2023 या 2022 का है क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक बार जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ना है, एक बार फटाफट से क्वेश्चन देख लो, समझ लो, और आंसर आई थिंक सबका इजीली आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। राइट कर्व माइनस में लेफ्ट कर्व, सीधे सीधे राइट से लेफ्ट को हम माइनस कर रहे हैं। ओके जी, क्लियर है? ठीक है, डन। कोई डाउट किसी भी तरीके का? ओके रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बोला कि जो हमारा y है, फॉर एग्जांपल वो फंक्शन ऑफ x है। यहां पर x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x हमारे पास में क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और y हमारे पास में क्या होता है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स लाइक dy बाई dx, लाइक d2y अपॉन dx2, है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, है ना? और हमारे कुछ फंक्शंस जो x के फंक्शंस हो, वो इन्वॉल्व है। इस टाइप के इक्वेशंस को, इस टाइप के इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, जो कि x है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन से इक्वेशंस बनते हैं वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, तो उसमें आप खुद भी देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, है ना? ये तुम्हें पता ही है कि ये x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। जब दो बार डिफरेंशिएट किया तो मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और इस टाइप के इक्वेशंस यहां पर एग्जांपल के फॉर्म पर यहां पर गिवन हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसको पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बुलाते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल d2y अपॉन dx2 प्लस में dy अपॉन dx प्लस में y इज इक्वल टू, यहां पर साइन ऑफ x लिखा है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर। तो हम देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर क्या है ना? सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसका ऑर्डर कितना? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहां पर 2 हो जाएगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना, इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बुलाते हैं। क्लियर है? तो अब आप वहां पर देख लो कि सेकंड ऑर्डर का सबसे बड़ा है, थर्ड ऑर्डर का है सबसे बड़ा है, फोर्थ ऑर्डर का है वो सबसे बड़ा है। खास बात यहां पर ऑब्जर्व करनी है कि भाई जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हो उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो ना हो। अगर मान लो इसके प्रोडक्ट में जीरो होगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया। तो ये ध्यान देना है कि भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रोडक्ट में
कॉफिशिएंट में कभी भी जीरो ना हो। अगर जीरो हुआ तो वो टर्म तो खत्म है, जीरो हो गया, तब उसको थोड़ी बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? उस केस में फिर उससे छोटा वाला हमारा हाईएस्ट ऑर्डर बन जाएगा, फिर उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बुलाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। मतलब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऑर्डर को ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। इसको दिमाग में रखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो उसका कॉफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, कॉफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखो, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइंड ही हो। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे जहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ऑर्डर डिफाइंड हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर हम नहीं बता सकते। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन खास बात है कि ऑर्डर हमेशा क्या होता है? ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर्स होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर बोलूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, यही ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर हमेशा क्या है? नेचुरल नंबर है ना? ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड होने के लिए इट इज नेसेसरी कि वो डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल फॉर्म करता हो, वो डेरिवेटिव्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल फॉर्म करता हो। यानी कि जितने भी डेरिवेटिव्स हो, जो भी डेरिवेटिव्स वहां पर इन्वॉल्व हो, लाइक dy बाई dx, d2y बाई dx2, जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उन सभी डेरिवेटिव्स की जो पावर हो, जैसे कि यहां पर इसकी पावर मान लो मैंने 2 लिख दी, इसकी पावर मान लो मैंने 1 कर दी, है ना? तो ये जो पावर होनी चाहिए डेरिवेटिव्स की पावर, है ना? यहां पर मान लो हमारे पास कोई डेरिवेटिव है, ठीक है? डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव की जो पावर है मान लो m, ये जो m होना चाहिए ये आपका होल नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? m आपका होल नंबर होना चाहिए। डेरिवेटिव्स की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, उन सभी की पावर जो होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तब तो हम कह सकते हैं कि डिग्री डिफाइंड होगी। अदरवाइज अगर मान लो हमारे पास ऐसे दे दे कि dy अपॉन में dx की पावर मान लो आपके पास 1/2 है, तो हम इस केस में नहीं बोल सकते कि डिग्री डिफाइंड होगी, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल मतलब 1/2 एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये जरूर ऑब्जर्व करें कि कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसा टर्म है कि e टू दी पावर dy बाई dx लिखा है या साइन ऑफ dy बाई dx लिखा हुआ है ना? मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके कंपोजिशन में डेरिवेटिव है, या लॉग ऑफ 1 प्लस dy बाई dx लिखा है, अगर ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये सब की सब हमारी मैक्लॉरिन सीरीज है जिनका एक्सपेंशन एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन है। तो ऐसा टर्म अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है, लाइक साइन डिवाइड बाई डीएक्स, टेन डिवाइड बाई डीएक्स, टेन इनवर्स डिवाइड बाई डीएक्स, साइन इनवर्स डिवाइड बाई डीएक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस डिवाइड बाई डीएक्स, अगर ऐसा कोई भी टर्म हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख जाएगा तो वहां पर सीधे लिख लेगा कि डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। उस केस में डिग्री हम आपका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उस केस में डिग्री हम आपका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है? तो इस बात को दिमाग में रखेंगे क्या कि भाई अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स की जो पावर है ना, सॉरी मतलब अगर e टू दी पावर डिवाइड बाई dx का टर्म इन्वॉल्व है, साइन डिवाइड बाई dx है, cos डिवाइड बाई dx है, tan डिवाइड बाई dx है, log डिवाइड बाई dx है ना? साइन इनवर्स डिवाइड बाई dx है, cos इनवर्स डिवाइड बाई dx है ना?
तो tan इनवर्स डिवाइड बाय dx है, तो ऐसे केसेस में वो एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म करती है, ठीक है? और इनफाइनाइट सीरीज होगी तो हम वहां पर डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। तो अगर ऐसे टर्म इन्वॉल्व है तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। और अगर पावर हमारे पास अगर होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर अगर नहीं है इन केस में, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहां पर कई बार हम कुछ सिंप्लीफिकेशन पावर होल नंबर बना लेते हैं, लेकिन इस केस को देखते ही स्ट्रिक्टली वो डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए अब नोट कर सकते हैं, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। सेकेंड डेफिनेशन, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स के टर्म्स में अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। और जैसे कि यहां पर साइन डिवाइड बाई डीएक्स है, तो साइन डिवाइड बाई डीएक्स जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो इनफाइनाइट सीरीज बनती है, ठीक है? इनफाइनाइट सीरीज बन गई तो अब वहां पर कभी भी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड ही हो, क्लियर है? इट इज नॉट नेसेसरी कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड ही हो। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास है d2y बाई dx2। अच्छा, अभी मैंने डिग्री की डेफिनेशन नहीं बताई, तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है? पहले तो डिग्री का डिफाइंड होना। अगर डिग्री डिफाइंड है यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, तो ठीक है। उसके बाद डिग्री बताते कैसे हैं? डिग्री बताने के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, पावर किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने d2y by dx2 की पावर 1 लिखा, dy by dx की पावर 2 लिखा, तो जो सबसे बड़े ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर of the highest order derivative involved in a differential equation when it is written as a polynomial independent variable is called the degree of differential equation, उसको हम degree of differential equation कहते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से आ जाइए, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में d2y by dx2 है, dy by dx है, इस डेरिवेटिव की पावर हमारे पास 2 है, यहां पर 1 है, तो कंप्लीटली ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर 2 है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास में 2 है, ठीक है? तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी हमारे पास में 2 हो जाएगी, तो 2 इसका आंसर बनेगा, क्लियर है? अगले सवाल को देख लेते हैं। यहां पर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर देखते ही पहले तो कई सारे बच्चे सोचेंगे कि यहां तो कुछ गड़बड़ मामला है, ठीक है? क्योंकि यहां पर पावर में 5/3 लिखा हुआ है, तो यहां तो डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बोला कि अगर रैशनल पावर है तो कई बार हम कुछ काम करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसको हम दिखा सकते हैं कि डिग्री डिफाइंड होगी। वो कैसे? कि अगर मैं यहां पर देखूं तो 5 प्लस में डिवाइड बाई dx का स्क्वायर और पूरे की होल पावर 5/3 है, इधर पे x की पावर 5 d2y by dx2 है। अगर मैं दोनों तरफ का क्यूब ले लेता हूं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, है ना? अगर मैं दोनों ही साइड का यहां पर क्यूब कर देता हूं, दोनों साइड पर क्यूब कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा आपके पास में 5 प्लस में आपका dy अपॉन में dx, 5 प्लस में dy अपॉन dx का स्क्वायर, नोट करिएगा, ये बन जाएगा आपके पास 5, ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस में हमारा dy बाई dx का स्क्वायर, है ना? और क्यूब किया है तो पावर 5 रह गई यहां पर, ये बन जाएगा x की पावर 5 का होल क्यूब, और यहां से d2y अपॉन में dx2 की पावर आपके पास में 3, क्लियर है? दोनों साइड का क्यूब कर दिया तो 5/3 से केवल 5 बचा, यहां पर क्यूब हो गया। अब एक बात बताओ, यहां तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से उसको ओपन कर सकता हूं, टोटल 6 टर्म्स आएंगे क्योंकि बाइनोमियल की डिग्री हमारे पास 6 है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास टोटल 6 टर्म आ जाएंगे।
तो ये 6 टर्म ओपन हो गए। इस तरफ पर x की पावर 5 3 जा 15 रहेगा और d2y अपॉन dx2 की पावर यहां पर 3 रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर पे dy बाई dx की पावर अलग अलग भले ही आ सकती है, लेकिन d2y बाई dx2 जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर मैक्सिमम 3 ही रहने वाली है, वो तो नहीं बदलने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर 2 है और उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो यहां पर आपके पास में 3 है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना, ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहां पर ऑप्शन हमारे पास इज इट क्लियरली, अगर मैं बात करूं तो जरूरी 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 है कि 3 होना चाहिए, तो मैं एक ऑप्शन यहां पर 3 कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका 3 होना जरूरी है। बाई डिफॉल्ट हो सकता है कि मैंने ही जब टाइप किया तो लिखना में गलती कर दी, टाइपिंग कर दी, लेकिन आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ही होगा, है ना। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सर 3 तो नहीं दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हुई है और कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 3 हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर की बात करता तो ऑर्डर यहाँ पर हम 2 लिख देते, तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पर ऑर्डर होता तो सही हो जाता। डिग्री की बात कर रहा है, 5 किसी भी हालत में नहीं हो सकती क्योंकि 5/3 है, तो मैंने क्यूब किया तो यहाँ पर 5 है, इधर पे तो 3 ही रहेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 ही रहने वाली, उससे ना घट सकती है ना ही बढ़ सकती है। डीवाई बाई डीएक्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, अब इसकी पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसकी डिग्री हमारे पास में 3 ही होगी। इज इट कंप्लीटली एब्सोल्युटली सही है ये। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी को यहां पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो देखो यहां पर बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्योंकि आप यहां पर अगर इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो आप बहुत टाइम लोगे, है ना। हम बिना सॉल्व करे केवल ये देख के बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करने का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, है ना। ये चीज हम बता सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स इज लाइक कि किसी भी फंक्शन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि जो ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब हम अपनी अकॉर्ड चेंज हो सकती है का मतलब कांस्टेंट तो ऑब्वियसली मतलब कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम उस कांस्टेंट को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक अचर, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले लो, यही मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग। तो बेसिकली यहां पर 1 तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, और बाकी तो एक्स वाई वाले टर्म है। केवल और केवल एक ही ऐसा टर्म है जो कि ए है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस ए इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, केवल और केवल एक ही आर्बिट्रेरी यहां पर कांस्टेंट है, वो हमारे पास में ए है। तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हमें उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, तो आंसर इज ओनली वन ऑर्डर, केवल फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर होगा। इज इट क्लियर, डन है, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इफ स्मॉल एम एंड कैप स्मॉल एन, है ना, इफ स्मॉल एम एंड स्मॉल एन आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, तो हमें यहां पर बताना है कि बताओ स्मॉल एम स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी। एम क्या है बेटा, यहाँ पर ऑर्डर है ना। एम हमारा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर, और एन यहाँ पर डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके जी। y2 का मतलब क्या है बेटा, y2 का मतलब यहाँ पर है
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जी। हाँ जी। y2 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, y2 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है d2 y अपॉन में dx2 को। ओके, y2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, d2 y अपॉन dx2 को। और ठीक है, y3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है d3 y अपॉन में आपका dx3 को। y3 यहाँ पर d3 y अपॉन dx3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है कि y2 मतलब एक तरीके से जो लिखा है, लिखा हुआ है d2 y अपॉन में dx2 की पावर आपके पास यहाँ पर 5 है, ठीक है, प्लस में 4 टाइम्स यहाँ पर d2 y अपॉन में dx2 की पावर आपके पास यहाँ पर 3 है, पूरे के डिवाइड में यहाँ पर d3 y अपॉन में आपके पास dx3 है ना, और प्लस में यहाँ पर आपके पास d3 y अपॉन में आपके पास dx3 है, और इक्वल टू आपके पास में x स्क्वायर माइनस में 1 है, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा ऑब्जर्व करो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये टर्म नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी निगेटिव पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, लेकिन उसकी निगेटिव पावर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैं एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि d3y अपॉन में dx3, ओके, और इनटू में आपके पास d2y अपॉन में dx2 की पावर 5, ठीक है, प्लस में 4 टाइम्स d2y अपॉन में dx2 की होल पावर 3 है, और प्लस में एलसीएम इधर जा रहा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, d3y अपॉन में dx3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहां से d3y अपॉन में dx3, d3y अपॉन में dx3। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इधर पे 1 मान लो, इधर पे भी 1 मान लो, इधर पे भी 1 मान लो, तो बेसिकली वो तो इक्वल टू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पर। तो इधर पे हमारे पास कुछ ऐसा बन करके आया। हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अब डेफिनेटली आपको 3 दिख रहा होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास में 2 दिख रही है, तो डिग्री यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3,2 विल बी द राइट आंसर, है ना। क्लियर है, जिसको लग रहा है कि सर 5 लेंगे तो 5 नहीं ले सकते क्योंकि d2y by dx2 की पावर 5 है, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 3 है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो डिग्री होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3,2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, 3,2 विल बी द राइट आंसर। अगला है, इफ p एंड q आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, p लेस देन q, p इक्वल टू q, p ग्रेटर देन q, बहुत ही बेसिक चीज है ना। तो p हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, p हमारे पास में ऑर्डर है, तो ऑर्डर देख लो यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, यहाँ पर आपके पास में 2 है। डिग्री की बात करूंगा, q हमारे पास में डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री 2 की डिग्री यहाँ पर 1 है, दैट्स वाई डिग्री यहाँ पर आपके पास में 1 है। तो P हमारे पास डेफिनेटली ग्रेटर देन Q है, P हमारे पास ग्रेटर देन Q है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर किसी भी तरीके का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिग्री हमारे पास, सॉरी, ऑर्डर इज ग्रेटर देन डिग्री, यहाँ पर ऑर्डर डिग्री से बड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर नॉट डिफाइंड लिख देना, क्योंकि यहां पर dy बाई dx के साथ में साइन लगा हुआ है, ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म करेगा, ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा, इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा, इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा तो वो पावर बढ़ती चली जाएगी, तो ये डिग्री यहां पर डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑर्डर डिफाइंड हो सकता है, अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो यहां पर ऑर्डर डेफिनेटली हमारे पास में 2 होगा, ऑर्डर डेफिनेटली हमारे पास में 2 होगा।
बट डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ पर dy बाई dx के साथ में साइन है जो कि इसको एक इनफाइनाइट सीरीज बना देगा। और पॉलिनॉमियल हम केवल यानी कि हम पॉलिनॉमियल उसको बोलते हैं जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, कि भैया हम बोल सकते हैं कि 10 टर्म है, 15 टर्म है, 16 टर्म है, 50 टर्म, 100 टर्म, 150 टर्म, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टर्म्स हो। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टर्म हो तो वहां पर फिर डिग्री नहीं डिफाइन की जा सकती, ठीक है। दैट्स द ऑर्डर। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगला, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्डर के लिए सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है और तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यहाँ पर आप देखोगे साइन के साथ में dy बाई dx लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी नहीं हो सकती डिग्री डिफाइंड। यहाँ पर अगर आप देखोगे द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 होल पावर 3 बाई 2 dy बाई dx2। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, बोथ साइड, है ना, दोनों ही साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस में dy अपॉन में dx की पावर आपके पास में 2 होल पावर आपके पास में 3, और यहां से d2y अपॉन में dx2 की होल पावर आपके पास में 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहां से 2 हटा तो 3 बचा केवल, यहाँ पर 2 बचा। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास में 2 है, उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास में 2 है, तो आंसर इज 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। डिग्री हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 dy upon dx की पावर 1 upon 4 x की पावर 1 upon 5 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव की पावर हमारे पास 1 by 4 है, डेरिवेटिव की पावर 1 by 4 है। मैं अगर इसको कुछ करता भी हूं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx की पावर 1 by 4 इक्वल टू माइनस में d2y अपॉन dx2, उसके बाद माइनस में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगा करके यहां से प्लस में x की पावर 1/5। कोई दिक्कत, पूरे टर्म को राइट साइड ले गए, दोनों तरफ पर हमने पावर 4 कर दी है, यानी कि dy बाई dx, या टेकिंग टेकिंग फोर्थ, या दोनों साइड पर पावर 4 करने का मतलब है कि dy अपॉन dx इक्वल टू, हम इसको ये बन जाएगा हमारे पास d2y अपॉन में dx2 प्लस में x की पावर 1/5 होल पावर यहाँ पर 4, होल पावर यहाँ पर 4 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इधर पे 1/4 था, हट चुका है। यहां पर अगर मैं बाइनोमियल को एक्सपेंड करता हूं तो बाइनोमियल में, इस बाइनोमियल में सबसे बड़ी पावर जो d2y by dx2 की आएगी वो 4 आएगी, है ना, एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल, तो इजीली d2y by dx2 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास में 4 ही मिलेगी, बाकी उससे छोटी ही मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर यहाँ पर डेफिनेटली 2 होगा, और डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री यहाँ पर आपके पास में 4 होगी। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 4 होगी, ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 4 होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट पर आते हैं, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बहुत ही इजी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास में 2 है। तो ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, यहां पर ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल लिखा हुआ है 1 प्लस में dy अपॉन dx की पावर 2, और यहाँ पर d2y बाई dx2 है। यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास में 2 है, डिग्री हमारे पास में 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है dy अपॉन dx प्लस में आपके पास
या लिख सकते हो माइनस में आपके पास सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके पास में 0 लिखा हुआ है। ये क्या है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो यहाँ पर? नहीं है। dy अपॉन dx माइनस में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है ना। अब अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक सिंपल तरीका, मैं अगर एक जनरल तरीके से बात करूं कि मैं अगर सेक स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊं तो हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन में dx इक्वल टू सेक स्क्वायर में x। नाउ dx इधर ले जाओ तो लिख सकते हैं कि dy इक्वल टू sec स्क्वायर x इनटू में आपके पास dx। इफ वी इंटीग्रेट बोथ दी साइड, अगर हम दोनों साइड पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास dy की वैल्यू y आ जाती है, sec स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास में 10x आ जाती है, प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन, है ना, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम आपका जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट मान लो कुछ कंडीशन दे देता कि भाई एट वाई, हमसे कंडीशन दे देता मान लो कुछ ऐसा कि y ऑफ 0 की वैल्यू मान लो आपके पास 1 दे देता। क्या बोल देता कि भाई y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास पे 1 है ना, y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास पे 1 है, मान लो ऐसी कंडीशन दे देता। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कुछ कंडीशन दे दी जैसे कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो उस केस में हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझको उस केस में क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। सो यहां पर अगर मैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 यहां पर पुट करता हूं तो क्या बनेगा, नोट करिएगा। अगर ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी सॉल्यूशन में, y इक्वल टू 10x प्लस c। अब ये इनिशियल कंडीशन हमें इस क्वेश्चन के साथ में दिया था कि ये क्वेश्चन है और साथ ही साथ कंडीशन है कि अगर y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बताओ। तो जो भी मेरा सॉल्यूशन आया उस पे इस कंडीशन को इंपोज करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0, तो यहां पर बन गया tan 0 प्लस में c, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको अगर मैं अपने सॉल्यूशन में रख दूं तो लिख सकता हूं कि y इक्वल टू tan x प्लस में 1। अब ये जो सॉल्यूशन आया जहां पर हमें कांस्टेंट जो दिख रहा है वो एक कांस्टेंट जो दिख रहा है वो एक फिक्स नंबर है, ऐसा तो है नहीं कि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी तो ये होता है जो हम अपनी इच्छा से ले सके, यहां तो हमें फिक्स मिला, 1 मिला, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बुलाते हैं जहां पर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाए, एक फिक्स वैल्यू पता चल जाए कि भैया आपके सी की वैल्यू ये है, तो हम उस सॉल्यूशन को एक क्या बोल देते हैं, उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम, उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। यह बात क्लियर है, आ गया समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिए, उसको हम यहाँ पर पर्टिकुलर, एक सेकेंड, हाँ जी, उसको हम यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है, नोटेड, आ गई बात समझ में? चलिए आगे पर बात करते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने, नोट करिएगा, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। यहां पर पहले रीड कर लो, ये जनरल सॉल्यूशन लिखा है, तो जब जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो मतलब डेफिनेटली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में होंगे ही होंगे, ठीक है। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। जितने जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। यानी कि अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? एब्सोल्युटली फाइन।
चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of the third order, है ना, particular solution of a differential equation, है ना, particular solution of a differential equation, particular solution of a differential equation। अब जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कह रहा है, एक बात बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या पड़ी? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद ना हो। तो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद ही नहीं है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो जीरो होंगे ना, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, वहां तो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाती हैं कांस्टेंट की, तो उस केस में तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक भी नहीं हुआ ना, तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन सॉरी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज जीरो। ओके, क्लियर है? चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है? आगे पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारे पास अच्छा ठीक है, चलो सीधे मेथड ही बता देता हूं यहां पर। द फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल, है ना, फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज द फर्स्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, हम जितने भी फंक्शंस ऑफ y हैं उसको dy के साथ में रख लो, जितने भी फंक्शंस ऑफ x हैं उनको हम x के साथ में रख लें। यानी कि अगर हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ ऐसे ब्रेक कर पाए कि y वाले फंक्शंस dy के साथ में उसके पड़ोसी बन जाए, x वाले फंक्शंस dx के पड़ोसी बन जाए, और फिर हम इसको यूजिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर पाए, है ना। तो आफ्टर दिस वी कैन इंटीग्रेट both the side, we will get f1 of y into में dy equal to integration f2 of x into में dx, and after integration we will get f1 of y equal to f2 of x प्लस में c, ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम क्या बुलाएंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नोटेड, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, पक्की बात, क्लियर है? ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस में x dy y dx रिप्रेजेंट, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। यहाँ पर एक्स डी वाई नहीं होना चाहिए था, ये दो बार लिख गया, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक्स डी वाई डी एक्स होता, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स डी वाई दो बार लिख गया, ऐसा नहीं है, इसको ठीक कर दूं, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन ठीक कर देते हैं फिर इसको कर देते हैं, एक्स डी वाई इसको इतना हो कर दो, ठीक है, अच्छा अब दिख रहा है बढ़िया। The solution of the differential equation x dy minus में y dx equal to 0। ओके, नाउ सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि x, एक सेकेंड, यहां पर मैं x इंटू में dy को लिख सकता हूं y इंटू में dx के बराबर, ओके, और dy को कि डिनोमिनेटर में y को ले आया, dx के डिनोमिनेटर में मैंने x को ले आया, तो dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन x। If we integrate dy upon y is equal to dx upon में x, what we will get, this is log of y equal to log of x plus में आपके पास c, है ना,
log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस में आपके पास, अब यहाँ पर log ऑफ x लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर log ऑफ c भी लिख सकते हो, log ऑफ c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ cx भी लिख सकते हैं। दोनों साइड से log एलिमिनेट कर दोगे तो यहां से y इज इक्वल टू cx आ जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू cx क्या है ना? c तो बेटा कांस्टेंट है ना? c तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू cx एक ऐसी लाइन है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से होकर के पास करती है। क्लियर है? एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से कहां से पास कर रही है? जो कि ओरिजिन से होकर के पास कर रही है, ठीक है। अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर के पास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन tan y sec स्क्वायर x dx tan x into में sec स्क्वायर y dy। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने अलग अलग कर लो पूरी तरीके से, यानी कि हमने यहां पर कर दिया कि tan ऑफ y इंटू में sec स्क्वायर x dx बराबर में राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस में आपके पास tan x इंटू में sec स्क्वायर y आपके पास dy। वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं, पहले तो एक तरफ आधे आधे फंक्शंस कर लो, अब डिवाइड में लाओ, ठीक है। अगर मैं x वाले फंक्शंस को एक तरफ ले आऊं, y वाले फंक्शंस को एक तरफ ले जाऊं, तो यहां यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में आपके पास tan ऑफ x इंटू में dx, यहां से माइनस में sec स्क्वायर y अपॉन में, है ना, अपॉन में tan ऑफ y और यहाँ पर dy। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक साथ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, sec, है ना, sec x अपॉन में इंटू में dx प्लस में sec स्क्वायर y अपॉन में tan ऑफ y dy इक्वल टू आपके पास में 0। नाउ इंटीग्रेट, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे मान लो आप ऐसे ना भी करो, है ना, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट फिर ऐड करने में दिक्कत आएगी। ये डिफरेंट इंटीग्रेट करने पर यानी कि sec स्क्वायर x अपॉन में आपके पास tan ऑफ x इंटू में dx माइनस में sec स्क्वायर y अपॉन में आपके पास tan ऑफ y इंटू में dy। हियर वी विल गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट tan x का डेरिवेटिव ऊपर पे sec स्क्वायर x है, तो ये हमारे पास log tan x हमारा इंटीग्रल बनेगा। यहाँ पर माइनस में आपके पास log tan y बनेगा, ठीक है, और इधर पे हमारे पास प्लस में log ऑफ c ले लो। जिस तरीके का फंक्शन हो उसी नेचर का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर k लिखा है तो मैं कांस्टेंट भी यहाँ पर k ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। tan x tan y इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ tan ऑफ x प्लस में log ऑफ tan ऑफ y इक्वल टू log ऑफ k। यहां से बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट रूल से tan x इंटू में आपके पास tan y इज इक्वल टू आपके पास में log ऑफ k। दोनों तरफ पे log है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहां से आपके पास tan x इंटू में आपके पास tan y इज इक्वल टू आपके पास में k, tan x इंटू में tan y इज इक्वल टू आपके पास में k, ये हमारे पास आ गया। tan x इंटू में tan y इज इक्वल टू k, दिस इज द राइट आंसर, हेंस प्रूव, मतलब सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। tan x इंटू में tan y इज इक्वल टू k, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, इसी तरीके से dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, यहां पर इनिशियल कंडीशन इंपोज है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो कि dy अपॉन dx माइनस में y इज इक्वल टू 1, इसको इधर लेके आओगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस में y, डिवाइड कर लोगे तो, है ना, dy अपॉन dx इक्वल टू आपके पास 1 प्लस में y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू आपके पास में dx।
तो अब इसको दोनों साइड पर अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्लियर है ना? -5 को उधर लेगा तो 1+5 बन गया। ओके, 1+5 डिवाइड में ले आओ, dx उधर लेगा, इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा log 1+y बराबर में आपका x, ठीक है? x बन जाएगा और प्लस में आपके पास हमने c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है? तो ये बन जाएगा हमारे पास 1+y इज इक्वल टू e टू दी पावर यहां से हमने आपका x प्लस सी ले लिया, e टू दी पावर आपके पास में x प्लस सी। तो कंडीशन है जब x की पावर आपके पास यहां पर, नोट करिएगा, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू यहाँ पर 1 है। तो x इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूं तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास 1+1 e टू दी पावर c बनेगा। यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास में log ऑफ 2 बन जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से log ऑफ 2 बन जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम्म, किसको हम फिर जनरल सॉल्यूशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब हो तो सेम चीज रही है, बस मुझे लग रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। तो c इज इक्वल टू हमारे पास log ऑफ 2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, एक सेकेंड लिख सकते हो उसको, 1+y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर आपके पास में c लिख सकता हूँ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और c की वैल्यू हमारे पास log 2 है, तो 1+y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर हमारे पास में log ऑफ 2। तो 1+y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू में आपके पास 2, तो y इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर x माइनस में 1, 2 e टू दी पावर x माइनस में 1। y की वैल्यू क्या आएगी? 2 e टू दी पावर x माइनस में 1। तो आंसर 2 e टू दी पावर x माइनस में 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है? करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 e टू दी पावर x। यहाँ पर पावर के फॉर्म पर है ये e टू दी पावर x, इधर भी e टू दी पावर x होगा, है ना? मतलब ये e टू दी पावर x के टर्म्स में लिखा है। तो 2 e टू दी पावर x माइनस में 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। c की वैल्यू log 2। अच्छा, ये कैसा सॉल्यूशन है? दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू हमको log 2 मिल गई है, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। और ये था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी हमें होमोजीनस और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को और डिस्कस करना है, तो वो हम आपका उस पर आते हैं। होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखो, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म का ही होता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि dy अपॉन dx है, दूसरे तरफ पर x और y का एक फंक्शन होगा जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे, आपस में मिक्स होंगे। यहां पर होमोजीनस जो है वो आपका डिसाइड होता है इस फंक्शन की हेल्प से। ये जो फंक्शन हमारे पास में है ना, एफ एक्स वाई, है ना, अगर इस फंक्शन में हम x के प्लेस पर लेमडा x पुट कर दें, y के प्लेस पर लेमडा y पुट कर दें, x के प्लेस पर लेमडा x, y के प्लेस पर लेमडा y, और ऐसा पुट करने के बाद ये फंक्शन लेमडा टू दी पावर 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई के टर्म्स में आ जाए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन एक्स एक्स वाई में हर एक टर्म की जो पावर है, हर एक टर्म की जो डिग्री है, अगर वो हमारे पास क्या है, हर एक टर्म की पावर या डिग्री हमारे पास सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, या मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में आपके पास 2xy। तो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, x की पावर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो मिल करके 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो मिल करके 2, यानी कि हर एक टर्म की जो मतलब टोटल डिग्री है वो सेम हो।
हर एक टर्म की टोटल डिग्री हमारे पास सेम हो। तो अब मैं यहाँ पर x के प्लेस पर लैम्डा x रखूँ, y के प्लेस पर लैम्डा y रखूँ, क्या होगा? उस केस में लैम्डा कॉमन, ऊपर नीचे से कैंसिल, पूरा फंक्शन बच जाएगा। यहाँ पर भी लैम्डा कॉमन, ऊपर नीचे से कैंसिल, पूरा फंक्शन बच जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऐसे इक्वेशन को होमोजेनस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है? ऐसे फंक्शंस को हम होमोजेनस फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। तो मैंने वही बोला कि जहां पर भी हम किसी भी फंक्शन को लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई के टर्म्स में रखें और लैम्डा की पावर 0 बन जाए, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे सिलेबस का है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। दूसरी चीज, केवल अगर हमें चेक करने को आ जाए होमोजीनियस फंक्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस फंक्शन, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो उस केस में भी सेम काम है कि फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई के टर्म्स में होगा। यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पर लेमडा एक्स और वाई के प्लेस पर लेमडा वाई पुट करके देख लेते हैं। ठीक है? और ऐसा करने पर यानी कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा में लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन जाए। तो ये भी होमोजीनस फंक्शन है। ये एक होमोजेनस फंक्शन है, लेकिन इस होमोजेनस फंक्शन की जो डिग्री है ना, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, ये एक होमोजेनस फंक्शन है जिसकी डिग्री हमारे पास में एन है। ठीक है? तो अगर डिग्री 0 का होमोजेनस फंक्शन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और उसी का हमारे पास जो सिलेबस में है वो होमो 0 डिग्री के होमोजेनस फंक्शन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, चलिए। तो अब इसके बाद कैसे हम होमोजेनियस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, एक दो चीजें और बता देता हूँ। ठीक है? अगर फंक्शन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में है पूरा पूरा, या फंक्शन में डायरेक्ट देखने का भी तरीका बता देता हूँ कि पूरा का पूरा फंक्शन वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में है, पूरा का पूरा फंक्शन एक्स अपॉन वाई के टर्म्स में है। ठीक है? तो जब वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में है, एक्स अपॉन वाई के टर्म्स में है, तो मतलब इनमें से किसी भी फॉर्मेट में है तो वो हमारा होमोजीनस फंक्शन होता है। ये सारे के सारे होमोजीनस फंक्शन होते हैं। और जब y अपॉन एक्स के टर्म्स में हो तो हम यहाँ पर y बराबर वी एक्स लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं यहाँ पर हम? y बराबर वी एक्स लेट करते हैं। जब x अपॉन y के टर्म्स में होता है तो यहाँ पर हम x बराबर में आपका वी वाई लेट करते हैं, है ना? x बराबर में आपका v ऑफ y लेट करते हैं, तो y बराबर वी एक्स है और x बराबर हमारे पास में वी वाई है। ठीक है? तो ये दोनों चीजें मतलब दिमाग में रखना है कि अगर हमारे पास y अपॉन एक्स के टर्म्स में है तो y बराबर वी एक्स वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है? v भी हमारा फंक्शन ऑफ x है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर भी v कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x है। आप ये मत सोच रहे कि v हमारे पास कोई कांस्टेंट है, नहीं, v कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है? तो ये दो टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इनटू में dy बाई dx प्लस में y प्लस x इनटू में tan ऑफ y अपॉन x। अगर मैं इस x से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस में आपके पास, अब देखना x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा लिख देता हूँ x अपॉन में x और यहाँ पे tan ऑफ y अपॉन में x। तो अब देख सकते हो ये हमारे पास बन गया dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन में x और प्लस में आपके पास tan y अपॉन x। ये पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन x के टर्म्स में ही है, पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन x के टर्म्स में ही। होमोजीनस भी चेक कर सकते हो, y के प्लेस पर लेमडा y, x के प्लेस पर लेमडा x रखोगे तो लेमडा लेमडा यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो होमोजीनस तो दिख ही रहा है 0 डिग्री का। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि y अपॉन x को एक तरह से v लिखते हैं, या फिर हम y को यहाँ पर vx के बराबर लिख देते हैं। y को हम vx के बराबर लिख देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर v कांस्टेंट होता तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन v कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। v को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, x को सेकेंड फंक्शन मानोगे तो ये बनेगा आपके पास में dv अपॉन में dx। तो ये डिफरेंशिएशन आया v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx, ठीक है। यानी कि अब मैं जहां पर dy अपॉन dx है वहां पर v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx रखूंगा, जहां जहां पर y अपॉन x है वहां वहां पर मैं v पुट करूंगा। तो ऐसा इस इक्वेशन में पुट करते ही हमको मिलेगा v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन dx बराबर में, नोट करिएगा, ये बन गया v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास में v बन गया, है ना, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v बन गया, और प्लस में आपके पास tan ऑफ v बन गया, ठीक है, प्लस में आपके पास यहाँ पर tan ऑफ v बन गया। तो v प्लस में x इंटू में dv बाई dx इक्वल टू v प्लस में आपके पास tan ऑफ v, तो v से v कैंसिल आउट कर दो, तो x इंटू में आपके पास dv बटे dx बराबर में आपके पास tan ऑफ v आ गया। क्या आ गया बेटा, x इंटू में dv अपॉन dx बराबर में आपके पास tan ऑफ v। तो इसको इधर ले आएंगे, है ना, तो ये बन जाएगा dv अपॉन में आपके पास tan ऑफ v, और यहां से बन जाएगा dx अपॉन में x। ये एक तरह से बन गया cot v इंटू में dv, और यहां से बन गया इंटीग्रेशन सीधे ले लो 1 अपॉन x इंटू में dx। cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, log ऑफ साइन v, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ x, और यहां से हमारे पास log ऑफ c, ठीक है, नोट कर लीजिए log ऑफ साइन v, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा log ऑफ साइन v इक्वल टू log ऑफ x प्लस में आपके पास log ऑफ c। तो यहाँ से आ गया साइन ऑफ v इक्वल टू आपके पास x इंटू में आपके पास c, ठीक है, साइन ऑफ v इज इक्वल टू आपके पास x इंटू में c आ गया, पूरी तरफ से log हटा दिया। तो हाँ जी, अब v की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, v इक्वल टू क्या है मेरे पास y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर v की वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा साइन y अपॉन में x इक्वल टू आपके पास x इंटू में c, साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू x इंटू में c। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू आपके पास c इंटू में x, पूरा लॉग में लेना पड़े, ठीक है। देखो मतलब एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहाँ पर x प्लस सी भी तो ले सकते हैं, देखो हो सकता था, सॉल्यूशन गलत नहीं कहते उसको, लेकिन यहाँ पर बेसिकली साइन x अपॉन वाई है, इसलिए गड़बड़ हो गया ये, ठीक है, मतलब एक तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यहाँ पर c भी ऐड कर सकते थे, लेकिन c ऐड करते तो फिर वो बन नहीं पाता, ठीक है, तो साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स हमारे पास बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिख रहा है, dy अपॉन dx है, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि पूरे फंक्शन में एक्स और वाई पे ऊपर की डिग्री टू, यहाँ की डिग्री टू, हर टर्म की डिग्री टू, नीचे की डिग्री टू, है ना, एक तो ये चीज, दूसरा आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से ये हमारे पास f ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म पर ही एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो y इक्वल टू आपके पास वी एक्स,
तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस में x इंटू में आपके पास dv बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस में x इंटू में आपके पास dv अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो अपने फंक्शन में, तो बन जाएगा v प्लस में x इंटू में dv अपॉन dx बराबर में जहां जहां पर हमारे पास देखो ये फंक्शन ही ये लिखा है y अपॉन एक्स में, मतलब v रख सकते हो तो 1 प्लस v स्क्वायर, ये क्या बन गया आपके पास 1 प्लस v प्लस में v स्क्वायर, एक v से एक v कैंसिल, यानी कि x इंटू में dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस में v स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा dv अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर, dv अपॉन में v 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर dx अपॉन में x हो जाएगा। नाउ अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड पर, ठीक है, अब हम दोनों ही तरफ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन में यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स v हो गया, यहाँ पर आपके पास log ऑफ x हो गया और प्लस में हमारा यहाँ पर log ऑफ c हो गया, प्लस में यहाँ पर हमारे पास log ऑफ c, तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस में आपके पास log ऑफ c। अब चाहो तो जरूरत ही नहीं है, केवल यहाँ पर c के टर्म्स में ऐड है तो हम log नहीं भी लगाते क्योंकि log वैसे भी नहीं हट पा रहा, तो c लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर दोगे तो बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास log x प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देख सकते हो log x प्लस में c tan इनवर्स y अपॉन x, x अपॉन y नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, log y नहीं आएगा, log x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। सबको क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर, एकदम क्लियर, पक्का? चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं, यहाँ पर दो केसेस हैं, दो टाइप हैं। एक टाइप होता है आपके पास dy अपॉन dx प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप है। दूसरा होता है dx अपॉन में dy और प्लस में यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर q। दोनों में खास बात क्या है, अगर dy अपॉन dx के टर्म्स में है तो यहाँ पर p जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, q जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ x होगा। p और q यहाँ पर दोनों ही फंक्शन ऑफ x होंगे। लेकिन अगर मैं dx अपॉन dy पी एक्स इक्वल टू क्यू ले रहा हूं तो यहाँ पर p और q क्या होंगे हमारे पास, p फंक्शन ऑफ y होगा और q भी फंक्शन ऑफ y होगा, p भी फंक्शन ऑफ y होगा और q भी फंक्शन ऑफ y होगा। क्लियर है ना, p भी फंक्शन ऑफ y होगा और q भी फंक्शन ऑफ y होगा। ओके डन, dy upon dx plus में py is equal to q, p is the function of x and q is the function of x, and here p is the function of y and q is also the function of y। तो यहाँ पर p और q भी फंक्शन ऑफ y हो गए। इज इट क्लियर? ओके, ठीक, चलिए अब फर्स्ट काइंड के केस में ये टाइप 1 है, ये नोट करना, ये हमारे पास टाइप 1 है और ये हमारे पास टाइप 2 है, ये हमारे पास में टाइप 2 है। टाइप 1 के सॉल्यूशन कैसे करते हैं, नोट करिएगा। टाइप 1 के सॉल्यूशन की जब बात आती है तो यहां पर टाइप 1 के सॉल्यूशन की जब बात आती है तो यहां पर सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कई बार सवालों में केवल और केवल यही पूछ लेता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, है ना? कई बार सवालों में हमसे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने को बोल देता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कि भाई अगर हम इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब इंटीग्रल फैक्टर यहाँ से उसका मल्टीपल निकल करके आता है, ठीक है? मतलब ऐसे ही समझ लो, मैं ज़्यादा अब इसके डीप थ्योरी में अगर जाऊँगा तो एनसीईआरटी ओपन करके आप वहाँ पर इज़िली स्टडी कर सकते हो, ठीक है? कि
मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जब हम उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर हम जैसे कि हमने y बराबर आपके पास Vx लिया, ठीक है? तो एक तरीके से ये जो सब्स्टिट्यूट है, ये हमने पूरे इक्वेशन में पुट किया है। फिर इसकी हेल्प से इंटीग्रेशन हुआ पूरा। उसी तरीके से जब हम होमोजेनियस फंक्शन सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये होता है आपके पास e टू द पावर p dx। नोट करिएगा, फर्स्ट काइंड है तो p फंक्शन ऑफ x होगा तो e टू द पावर p dx होगा। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू में आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। यानी कि ये जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे, ठीक है? यानी कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में आपके पास c। ये टाइप 1 का जनरल सॉल्यूशन है। किसका जनरल सॉल्यूशन है ये हमारा? टाइप 1 का, यानी कि जो फर्स्ट टाइप है उसका जनरल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। नोट कर लीजिए, dy अपॉन dx प्लस में py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ऐसे निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल। चलिए, वहीं अगर मैं टाइप 2 कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, तो टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा, dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन में dy प्लस में px इज इक्वल टू हमारे पास में q है। यहाँ पर p फंक्शन ऑफ y है, q भी फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इधर पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, है ना? p इंटू में dy, यानी कि y के फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में इंटीग्रल q इंटू में आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम ये q है किसका, y का फंक्शन है तो यहाँ पर dy होगा प्लस में आपके पास c, प्लस में आपके पास c, सॉरी इधर पे x होगा, यहाँ पर x लिखोगे। हाँ, अब सही है, x इंटू आई एफ बराबर q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c। ये हमारे पास सेकेंड टाइप का जनरल सॉल्यूशन यहाँ से आएगा। यहाँ पर y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पर x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये पूरा का पूरा टर्म्स y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म्स y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें और ज्यादा आइडिया लगेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर किनारे हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप चाहिए तो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। टाइप 1 ऐसे सॉल्व होगा, टाइप 2 ऐसे सॉल्व होगा। 1 में वाई आई एफ बराबर ऐसे करेंगे और इसमें ऐसे करेंगे। बिल्कुल किनारे हो जाता हूँ, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस में 3x लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो x है ना, ये इधर बैठा हुआ है, इसको मैं डिवाइड में लेके जा सकता हूँ, यानी कि dy अपॉन डी एक्स बराबर में 1 अपॉन एक्स इंटू में आपके पास y है और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में आपके पास में 3 dy अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर p जो है हमारे पास वो माइनस में 1 अपॉन एक्स है। p क्या है यहाँ पर आपके पास, माइनस में 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर आपके पास p dx के बराबर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर आपके पास p dx के बराबर, और यहाँ से e टू द पावर p हमारे पास क्या है, माइनस में 1 अपॉन एक्स इंटू में dx है। तो e टू द पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस में आपके पास log ऑफ x, ठीक है, या इसको e टू दी पावर log 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, तो इसका हमारे पास 1 अपॉन एक्स आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमको 1 अपॉन एक्स मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीवाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से dy अपॉन dx बराबर माइनस में x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इंटू में y भी है, इंटू में y भी है, यहाँ पर 1 अपॉन में आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हमसे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर में इसको पूरे को डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 अपॉन में ये है। अब इधर से अगर आप मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस ही लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, ये सब लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट टाइप का है dy बाई डी एक्स, पी इंटू में y इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p आपके पास में क्या है, माइनस में x अपॉन में आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर p हमारा क्या है, p इज इक्वल टू माइनस में x अपॉन में आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, p इज इक्वल टू माइनस में x अपॉन में आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बताना है, तो ये बन जाएगा आपके पास e टू दी पावर p इंटू में dx। यहाँ से आप निकाल सकते हो p dx, तो माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बनेगा, तो देखो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेट करोगे तो बनेगा माइनस का 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से t, तो ये बन जाएगा 1/2, और ये आपके पास बन गया लॉग ऑफ t, यानी कि आपके पास लॉग ऑफ रूट टी बन गया। ठीक है, यहां से आपके पास क्या बन गया, लॉग ऑफ रूट टी। तो ये बन गया ई टू दी पावर लॉग ऑफ रूट। अच्छा, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी हमने लेट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये बन गया 1 माइनस पे एक्स स्क्वायर। आगे समझ में, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रूट के अंदर, सॉरी ये पूरा जो आया रूट के अंदर आया, रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? डन, चल बढ़िया। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पर y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है ना, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से dy अपॉन में dx प्लस में y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स गिवन है। देख सकते हैं ये फर्स्ट काइंड का है, यहाँ पर y के प्रोडक्ट में 1 मान लो। अगर आपको x का कोई फंक्शन नहीं दिख रहा तो y के प्रोडक्ट में 1 मान लो आप यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e टू दी पावर p dx बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 1 इंटू में dx, यानी कि e टू दी पावर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx प्लस में आपके पास में c। तो क्या आ गया यहाँ से, y इंटू में e टू दी पावर x बराबर में ये बन गया आपके पास 1 इंटू में dx प्लस में c प्लस में c, और ये आपके पास y इंटू में e टू दी पावर x बराबर में x प्लस में c। ठीक है, y इंटू में e टू दी पावर x बराबर में आपके पास x प्लस में c। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस में आपके पास c। अच्छा, अब कंडीशन भी गिवन है ना, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करना है किस इक्वेशन में, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा 0 e टू द पावर माइनस 0 0 प्लस में c, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास में 0 ही आ रही है ना, c की वैल्यू 0 ही आ रही है, हाँ c की वैल्यू हमको 0 ही आ रही है, तो 0 आ रही तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो इसका आंसर सीधे सीधे बन गया y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स इंटू में x, आंसर, ठीक है, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स इंटू में आपके पास x, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू में आपके पास x, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ओके, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा, डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The integrating factor of a differential equation dy by dx प्लस में y of 10x माइनस में sec x इक्वल टू 0 है ना, dy अपॉन dx प्लस में y of 10x माइनस में sec of x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हमें बताना है, ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फटाफट से एक बार आंसर करिए जल्दी से इसको, dy अपॉन dx प्लस में y of 10x माइनस में sec x इक्वल टू 0, तो p हमारे पास में 10 ऑफ x हो गया, ठीक है, और q हमारे पास इक्वल टू ले जाओगे तो हमारे पास में sec ऑफ x है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकाला e टू द पावर p dx, तो इसको हम e टू द पावर 10x इंटू में dx लिख सकते हैं, तो ये आपके पास e टू द पावर log ऑफ sec x बन जाएगा, log ऑफ sec x, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x आ जाएगा, sec x आ जाएगा, cos x नहीं होगा, माइनस में cos x हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हाँ हम इसको माइनस में log cos x लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस केस में भी आंसर आपके पास फिर 1 अपॉन cos x आता है, ना कि sec x आता है, ठीक है, मतलब ना कि cos x आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ x इंटू में dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो एज अ होमवर्क आप ट्राई कर लो, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन पर एक नजर मार लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x विद बेस c dy इक्वल टू log ऑफ x माइनस में y इंटू में dx लिखा है, ठीक है, हमसे बोल रहा है कि बताओ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा, ठीक है, इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक करेंगे, सॉल्यूशन इज दिस एंड सॉल्यूशन, मतलब हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ए एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2024 में आया था, नहीं जो क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ये बाकी के क्वेश्चन भी अभी मैं करवा दूंगा, बट मेरा ये था कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी साथ में देखते चले, है ना, एक कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है कि अच्छा 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, x इंटू में log ऑफ x dy इक्वल टू log ऑफ x माइनस में y है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx, यानी कि dx इधर इसको इधर ले जाए तो बन जाएगा log ऑफ x माइनस में y अपॉन में आपके पास x log x बनेगा, क्या बनेगा x log x, सेपरेटली डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन x माइनस में नोट करिएगा 1 अपॉन x log x और इनटू में आपके पास यहाँ से y, इनटू में आपके पास y, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस में 1 अपॉन x log x इनटू में y, 1 अपॉन x माइनस में 1 अपॉन x log x इनटू में y, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू है, क्लियर है, चलिए
नाउ तो इसको हम इस तरफ ले आए तो आपके पास हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस में आपका 1 अपॉन x log x 1 अपॉन x log x इंटू में y और ये आपके पास इक्वल टू 1 अपॉन x है, इक्वल टू 1 अपॉन x है। अब जरा ध्यान से समझना, ये फर्स्ट डिग्री का है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट डिग्री का है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। यस, ऑप्शन नंबर ए तो इसका ट्रू है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, होमोजीनियस नहीं है। क्यों? देख सकते हो यहां पर कि भाई होमोजीनियस नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर y अपॉन एक्स के टर्म्स में भी नहीं है और हम होमोजीनियस दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और ये साफ साफ पी वाई इक्वल टू क्यू के टर्म्स में है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप, जो टाइप 1 का है उसके जैसा है। ठीक है, यहाँ पर p हमारे पास 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है और q हमारे पास 1 अपॉन में x है। ना अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 अपॉन में x log x dx है। डायरेक्टली अगर आप देखो कि log x को अगर यहाँ पर मैं t लेट कर लेता हूँ, log x को अगर मैं यहाँ पर t लेट कर लेता हूँ तो 1 अपॉन x इंटू में dx बराबर आपके पास यहाँ पर dt बनता। तो ये बन जाता e टू द पावर, यहाँ पर आपके पास dt और इधर पे आपके पास t, तो ये बन जाता e टू द पावर आपके पास में log ऑफ t। यहाँ पर आपके पास केवल t बचता, e टू द पावर log ऑफ t, यहाँ पर केवल t बचता और t मेरे पास क्या है, log ऑफ x है, तो t मेरे पास log ऑफ x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। अब यहाँ पर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि log ऑफ x है और इंटीग्रेशन इधर पे q इंटू में if, यानी कि 1 अपॉन x इंटू में आपके पास log x प्लस में आपके पास c है। तो ये अगेन log ऑफ x को अगर आप t मानोगे तो 1 अपॉन x इंटू में dx बराबर dt बनेगा। तो ये यहाँ से बनेगा, मान लो उसको du बोल दो। ठीक है, log ऑफ x को u बोल दिया तो ये हमारे पास u du प्लस में c बनेगा। तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c आएगा। क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c और ये आपके पास y इंटू में आपके पास log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x, y इंटू में आपके पास log ऑफ x अपॉन में आपके पास u स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। क्लियर है, y इंटू में log ऑफ x बराबर में, y इंटू में log ऑफ x बराबर में u स्क्वायर बाई 2 प्लस में आपके पास c। क्या आएगा, u स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब u की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो u हमने यहाँ पर हमने u आपका log ऑफ x को लिया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास y इंटू में log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ पर 2y इंटू में log ऑफ x, एक बार चेक करना है यहाँ पर। यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2y इंटू में आपके पास log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास c, ये लिख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेना, 2y इंटू में log ऑफ x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कौन सा इधर ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर है आपका। 2y इंटू में log ऑफ x प्लस में a इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना? ओके क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ए और सी दोनों हुआ ना, ए भी तो है, ए भी है सी भी है, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। डी पॉसिबल है क्या, 2y इंटू में log ऑफ x, log x नहीं, तो ए एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर चेक करोगे ये हमारे पास 1 इसका राइट आंसर है। ए एंड सी ओनली, ए और सी दोनों हो गए ना। चलिए
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का जो आया था 2024 में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log y into में dy upon dx equal to x plus y given that x is equal to 0 y is equal to 0। हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। ये जो log है इधर इसको इस तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर में e टू दी पावर आपके पास x प्लस वाई, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास e टू दी पावर x इंटू में आपके पास e टू दी पावर y। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू में आपके पास e टू दी पावर y। सो dy अपॉन में e टू दी पावर y और यहां से e टू दी पावर x इंटू में आपके पास dx है ना। e dy अपॉन में e टू दी पावर y बराबर में e टू दी पावर x इंटू में dx। इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस y इंटू में dy बराबर में इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू में आपके पास में dx। डन। e टू दी पावर माइनस वाई इंटू में dy बराबर में e टू दी पावर x इंटू में आपके पास यहाँ से dx। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस वाई। तो e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन में आपके पास माइनस वन और ये आपके पास e टू दी पावर x प्लस में आपके पास में c। क्या बना e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू जीरो, ठीक है काम ये करो, है ना, ये जो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो ना वो इधर ही ऐड कर लो, ओके। और a टू दी पावर x, अब देखना थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारे कंफर्टेबल मिल जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास माइनस में e टू दी पावर माइनस वाई प्लस में c इक्वल टू e टू दी पावर x। तो दिस विल बिकम c इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है। c इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर आपके पास माइनस वाई। x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर जीरो एंड y बराबर जीरो। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा c इज इक्वल टू e टू दी पावर जीरो प्लस e टू दी पावर माइनस जीरो, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास में टू। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू टू। ये आपके पास 2023 में सवाल आया था, 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 में। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू टू। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन भी 2023 में ही आया हुआ है, 2023 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। इजिली वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ से dy के अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और वन प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास में dx हो जाएगा, ठीक है। dy के अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, है ना, dy के अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास dx हो जाएगा। और यहाँ से इंटीग्रेशन करने पर ये बनेगा आपके पास में tan इनवर्स y बराबर में आपके पास x प्लस में, है ना, x प्लस में आपके पास x क्यूब बाई थ्री प्लस में आपके पास c, है ना। tan इनवर्स y बराबर में आपके पास x प्लस में x क्यूब अपॉन में थ्री प्लस में आपके पास c, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से दिख गया है, वन इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर हमारे पास वन हो गया, वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था। ये क्वेश्चन देखिए, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन e टू दी y इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू x इंटू में e टू दी पावर x अपॉन y प्लस में y स्क्वायर पूरे के प्रोडक्ट में आपके पास dy है। हमें कंडीशन दी है कि y ऑफ जीरो हमारे पास वन है। तो बताइए
कि x ऑफ e की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जब y बराबर मैं e रखूंगा तो x मेरा क्या मिलेगा। बाकी एक इनिशियल कंडीशन गिवन है कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 1 है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि बताओ y बराबर e रखने पर x की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि क्या ये होमोजीनस है। अगर होमोजीनस है तो एक बार अलग अलग करके देख लो, है ना। अगर आप अलग अलग करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि y मतलब हम इसको dx अपॉन dy के टर्म्स में भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन y प्लस में आपके पास y स्क्वायर अपॉन में y इंटू में आपके पास e टू द पावर x अपॉन y। तो क्या ये होमोजीनस है? क्या ये होमोजीनस है? आप खुद बताइए। x बराबर लेमडा एक्स, y बराबर लेमडा y रखोगे तो ऊपर का कैंसिल यहाँ पर पावर 2 आएगा, यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो ये होमोजीनस नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट होमोजीनस। क्या इसको डिफरेंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहे हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहे हो? नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी नहीं बन पा रहा। यानी कि अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में फिर हम जो भी वेरिएबल सेपरेबल टाइप अप्लाई करेंगे वो भी कैसे कि भाई जो e टू दी पावर x अपॉन y वाले टर्म्स हैं इनको एक तरफ रख लो, है ना, और बाकी टर्म्स को एक तरफ। तो यहां से बन जाएगा y इंटू में e टू दी पावर x अपॉन y इंटू में आपके पास dx बराबर में x इंटू में e टू दी पावर आपके पास x अपॉन y इंटू में आपके पास dy और प्लस में आपके पास y स्क्वायर इंटू में आपके पास dy, y स्क्वायर इंटू में आपके पास dy। y ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास में 1 है। ठीक है, y ऑफ 0 हमारे पास क्या है, 1 है। चलो y इंटू में e टू द पावर x अपॉन y dx, x इंटू में e टू द पावर x अपॉन y इंटू में dy प्लस में आपके पास y स्क्वायर इंटू में आपके पास dy। ठीक है, प्लस में आपके पास y स्क्वायर इंटू में आपके पास dy। अब जरा ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं एक बार को। तो ये बन जाएगा हमारे पास e टू दी पावर x अपॉन y को अलग किया तो ये बनेगा y इंटू में dx प्लस में ठीक है सॉरी y इंटू में dx माइनस में आपके पास x इंटू में dy बनेगा, y इंटू में dx माइनस में आपके पास x इंटू में dy बनेगा। चेक कर लेना, y इंटू में e टू दी पावर x अपॉन y इंटू में dx बराबर x इंटू में e टू दी पावर x अपॉन y dy प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपके पास में y स्क्वायर इंटू में dy है। ठीक है, और क्या यहां से हम सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x अपॉन y और y dx माइनस में x dy अपॉन में यहां से आपके पास में y स्क्वायर और ये आपके पास बराबर में बन गया dy। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज यहाँ पर देखो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं ये क्या लिखा है, y dx माइनस में x dy अपॉन में y स्क्वायर, ये जो टर्म लिखा है ना y इंटू में dx माइनस में x इंटू में dy अपॉन में y स्क्वायर, ये एक्चुअल में हमारे पास d ऑफ x अपॉन y लिखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं भी करना तो आप ये भी लेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लेट कर लेता हूं कि y अपॉन x मेरे पास में यहाँ पर t है ना, या x अपॉन y बोल दूं, हाँ यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि x अपॉन y अगर मेरे पास यहाँ पर t है
एक्स अपॉन वाई अगर हमारे पास में यहाँ पर टी है, तो ये बन जाएगा आपके पास हाँ, वाई, ठीक है, और इंटू में आपके पास यहाँ पर 1 आएगा, माइनस में आपके पास एक्स, इंटू में आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में डी टी अपॉन में डी एक्स बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये मेरे पास एक तरीके से केवल यहाँ पर वाई बचा है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई इंटू में आपके पास डी एक्स माइनस में एक्स इंटू में आपके पास डी वाई, अच्छा डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स इंटू में वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा डी टी, ठीक है, यानी कि अगर मैं x अपॉन वाई को t लेट करता हूं तो y dx माइनस में x dy मेरे पास और होल अपॉन में वाई स्क्वायर dt बनेगा। दैट मीन्स कि यहां से इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर t इंटू में आपके पास dt और यहां से आपके पास dy, e टू दी पावर t इंटू में आपके पास dt और यहां से आपके पास में dy आ गया। तो सॉल्व करने पर e टू दी पावर t dt और यहां से आपके पास dy हो गया, तो ये बना e टू दी पावर t इक्वल टू आपके पास y प्लस में आपके पास c बना, ठीक है, e टू दी पावर t इज इक्वल टू आपके पास y प्लस में c बना, और यहां से t मेरे पास में क्या है, t हमने किसको लेट किया था, y अपॉन x, सॉरी x अपॉन y को, तो ये बन गया e टू दी पावर आपके पास x अपॉन y इज इक्वल टू आपके पास y प्लस में c। चलो, अब यहां से कंडीशन गिवन है हमको, इनिशियल कंडीशन कि x बराबर 0 पे y बराबर 1 है, यानी कि इस इक्वेशन में मैं x बराबर 0 पुट कर दूं और y बराबर 1 पुट कर दूं, x बराबर 0 y बराबर 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास e टू दी पावर 0 और y बराबर 1 प्लस में c, यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाएगी, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1 तो 0, तो c की वैल्यू मुझको 0 मिलेगी, यानी कि e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू y हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि x ऑफ e की वैल्यू बताओ, हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर, x ऑफ e की वैल्यू, है ना, हमें यहाँ पर x ऑफ e की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पर x बराबर मेरे पास e है वो इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x बराबर e यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो सॉरी y बराबर e पुट करूंगा तो ये बनेगा e टू दी पावर, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो आप यहाँ पर कि x अपॉन y जो है वो मेरे पास log ऑफ y बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमने e पुट किया तो x यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू वाई इंटू में log ऑफ y, अब y की वैल्यू e पुट कर रहे हैं तो बनेगा e इंटू में आपके पास log ऑफ e, log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास e आएगी, सो आंसर इधर से हमारे पास जो निकल के आया वो ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी था, है ना, बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसका आंसर ई आएगा, ई विल बी द राइट आंसर। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था, 2022 में आया था, ठीक है, 2022 में आया था। थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू पिछले क्वेश्चन से हल्का सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी था या थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी भी था कि x अपॉन वाई को टी लेट करोगे तो कुछ y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी टी मिलेगा, तो इधर से पुट करके e टू द पावर टी डी टी बराबर डी वाई सॉल्व करोगे तो मतलब हाँ थोड़ा बहुत लेंदी है, क्लियर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर x बराबर e पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी अगर y बराबर e है, तो x भी मेरा e आएगा। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम इसके और डिस्कस करेंगे, है ना, ये तो मैंने अभी 22 23 24 के क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।